दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेड परीक्षा से पहले आपकी यह एक कंप्लीट डाइट है जिसमें हम 50 से अधिक प्रश्नों को बिल्कुल टॉपिक वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और जनरल साइंस के प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है। अब देखो, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी है, इसकी स्थापना की गई है गुजरात में। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखो, बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 कितने देशों के बीच संपन्न होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 देशों के बीच। ठीक है, सी ड्रैगन नामक जो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है ये 6 देश आपस में मिलकर करते हैं। इन 6 देशों के नाम क्या क्या हैं? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 6 देश हैं जो कि सी ड्रैगन 2022 में पार्टिसिपेट किए हैं। 2022 के युद्धाभ्यास में इसका नेतृत्व किया गया था अमेरिका के द्वारा। आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुआम में हुआ था। गुआम जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और गुआम द्वीप पर जो आधिपत्य है, प्रभाव है, वो अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एंटीगुआ और बारबुडा। अच्छा, अगर प्रश्न ये आए कि ISA का 101वां सदस्य देश कौन बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको पता ही है, गुरुग्राम में है। और ISA की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नए महासचिव कौन बने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हैथम अल घिस। ओपेक के जो नए महासचिव हैं उनका नाम क्या है? हैथम अल घिस। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपको 3500 साल से लेकर 40,000 साल पुराने तक जो रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो रखी गई हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये रखी गई हैं हैदराबाद, तेलंगाना में। तो इसका आंसर है हैदराबाद। ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? हैदराबाद में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र कहाँ स्थापित होगी। अच्छा, मैंने आपको भी बताया था ना कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहाँ पर स्थापित की गई है। तो इसका आंसर था गुजरात। जबकि प्रश्न अगर ये आएगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV लिथियम बैटरी संयंत्र कहाँ पर स्थापित होगा, तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला TB फ्री यानी कि क्षय रोग से मुक्त केंद्र शासित राज्य कौन सा बना है। एक्चुअली में ये राज्य और UT दोनों में पहला राज्य है जो कि TB मुक्त है, तो ये लक्षद्वीप है। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। और E-गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान है किसका? राजस्थान का, और तीसरा स्थान है तमिलनाडु का। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। अगर आपको जो है जो लिखा गया है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखो यहाँ आपको जो है एक सेटिंग का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना और जो 240 लिखा हुआ है ना, उसको नीचे उसके जस्ट ऑप्शन होगा हाईएस्ट पे, तो उस पर क्लिक कर देना, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वाजडाग और रॉबर्टो बैलोन को। शेफाली वर्मा का नाम याद रखना। शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य त्वरित गति से आपके नॉलेज का रिवीजन करना और नए तथ्यों की जानकारी आपको प्रदान करना। आयशा मलिक का नाम याद रखना। आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं, तो एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकता है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया। तो मिलन 2022 का आयोजन किया गया था विशाखापत्तनम में, ये भी याद रखना। इसके बाद इतिहास के प्रश्न हैं। प्रश्न आएगा कि मिताक्षरा के लेखक कौन है। तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर।
शून्यवाद के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर है नागार्जुन। बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? तो दोस्तों देखो, वर्तमान समय में जो बोली हम लोग प्रयोग में लाते हैं हिंदी, खड़ी हिंदी भी आप कहते हैं उसे, तो हिंदी का ही एक प्राचीन नाम है पाली। यानी कि हिंदी जो है और भी जब इसका तद्भव रूप आया तब हिंदी बनी। तो संस्कृत के बाद धीरे धीरे जो सभी भाषाओं का विकास हुआ तो हिंदी का एक रूप पाली है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि बुद्ध के उपदेश जो थे वो हिंदी की प्राचीनतम शैली में थे, जिसे पाली कहा जाता था। चैत्य मंडप किस धर्म का पूजा स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई थी? तो 622 ईस्वी से, ये भी याद रखना। और देखो, हिजरी संवत इस्लामिक वर्ष को कहा जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत हज़रत मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना प्रवास करने अर्थात हिजरत से मानी जाती है। 16 जुलाई सन 622 ईस्वी से इसका प्रारंभ हुआ। यह चंद्रमा पर आधारित गणना से वर्ष में 354 दिन और 12 महीने का होता है। मुहर्रम इसका अगला महीना होता है, और जो पहला महीना होता है कौन सा होता है? मुहर्रम। और आखिरी महीना होता है जिलहिज। तो दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। मुहर्रम इसका पहला महीना होता है और जिलहिज इसका आखिरी महीना होता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 हुए हैं, और सभी की जो जीवनी है वो मिलेगी आपको कल्प सूत्र में। महावीर और गौतम दोनों ने उपदेश दिया था कहाँ पर? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व से लेकर और डेथ हुई थी 483 ईसा पूर्व, लगभग 80 वर्ष तक वो जीवित रहे। जबकि महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में और उनकी डेथ हुई थी 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष तक वो जीवित रहे। तो ये आप याद रखना। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं और जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, इसमें अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिएगा, एग्जाम में गलत ना होने पाए, कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। तो बुद्ध का नाम आ गया तो बौद्ध हो गया। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म में क्या होता है? सम्यक शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है। बौद्ध धर्म के 2 पंथ हैं, कौन कौन से? हीनयान और महायान। आगे चलकर ये 4 पंथ बन गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से हीनयान और महायान है। अच्छा, एक बात आपको फिर से बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब? 563 ईसा पूर्व में। उनकी डेथ कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, यानी कि उसी वर्ष जिस वर्ष उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। इसको याद रखना। जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की 4। तो जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई थी, और पहली संगीति के बाद ही श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। प्राचीन भूगोल का जनक, अब देखो भूगोल के प्रश्न आ गए हैं। प्राचीन भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है हिकैटियस, 500 ईसा पूर्व। मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल। माओरी आदिवासी, जो माओरी नामक आदिवासी होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। अगर प्रश्न आएगा कि अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत। अच्छा, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं अगर एग्जाम में आ गया तो पर्वत होते हैं कुल मिला के 5 प्रकार के। कौन कौन से? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और होस्ट पर्वत, ठीक है। तो ये हैं 5 प्रकार, इनको आप याद रखना। वलित, भ्रंशोत, होस्ट, ज्वालामुखी और अवशिष्ट। तो अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत है। और एग्जाम में एक प्रश्न और भी बनता है कि जो नीलगिरी पर्वत है, अच्छा बताओ नीलगिरी पर्वत किस प्रदेश में स्थित है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? इन 5 में से किस प्रकार का पर्वत है? तो देखो दोस्तों, जो नीलगिरी पर्वत है ना, वो भ्रंशोत पर्वत है, यानी कि वो एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है, याद रखना। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, ये 2 जलधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों जलधाराओं का संबंध किससे है? अटलांटिक महासागर से है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम याद रखना, यह गर्म जलधारा है, जबकि लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ठीक है। भारत में विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
20.6%। ठीक है। अंगूर उत्पादन को कहते हैं विटीकल्चर और मछली उत्पादन को कहते हैं पीसीकल्चर। इसमें से भी प्रश्न एग्जाम में बनता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। क्यों? क्योंकि होता यह है कि जब भूमध्य सागर में कोई जहाज़ वगैरह आता है तो दूर से ही स्ट्राम्बोली, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, यानी कि लगातार इसमें से लावा निकलता रहता है, तो वो रोशनी पैदा करता है और लोगों को क्या करता है कि डायरेक्शन दिखा देता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका आंसर बनेगा कैबिनेट मिशन, जो कि आया था 1946 में। तो राज्य व्यवस्था के प्रश्न है ये। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित हुई थी? निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा, तो याद रखना कि 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। संविधान सभा की शुरुआत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। और स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें कुल रियासतें कितनी थी भारत में? 542। और 542 रियासतों को एक करना ये बहुत आसान काम तो नहीं रहा होगा, आप खुद ही समझ रहे होंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कमाल कर दिखाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। उसी के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर 1946 को जब बैठक हुई संविधान सभा की, तब पहले और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान निर्मात्री सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था VN राव और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। प्रथम कानून मंत्री भी वही थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्हीयर ने, जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार था। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों याद रखना कि जो मूल संविधान था उसमें कुल अनुच्छेद थे 395, वर्तमान में भी इतने ही हैं, लेकिन जो अनुसूचियाँ थी वो 8 थी और भाग थे 22, जो कि अब बढ़ गए हैं। तो 395 के 395 अनुच्छेद आज भी हैं। अनुसूचियाँ जो हैं वो बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं और भाग हो गए हैं कितने? 25। ठीक है। तो 395 12 25 याद रखना। पहले ये 395 8 22 था। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न सामान्य विज्ञान से। जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक लैमार को कहा जाता है। जीव विज्ञान अरस्तु, जंतु विज्ञान लैमार। चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है हिप्पोक्रेटस को। और वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफेट्स को। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक थे लेवोसिए, जबकि रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं रदरफोर्ड। मैंने यहाँ पर सभी पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें कि जो जरा सा डिफरेंस होता है कभी कभी, जैसे कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसिए, रसायन विज्ञान के जनक हैं रदरफोर्ड, तो कन्फ्यूजन होता है कि किसको सही माने। तो आधुनिक अगर सब जुड़ा है तब उत्तर बनेगा लेवोसिए, और अगर रसायन विज्ञान लिखा हुआ है और रदरफोर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज आप विकल्प को भी दे सकते हैं। दोनों के नाम हैं तो देखिए कि रसायन विज्ञान या आधुनिक रसायन विज्ञान, और अगर एक का नाम है तो कोई भी चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद, जिसको म्यूटेशन कहते हैं आप, का सिद्धांत दिया था। आनुवंशिकी के जनक कहे जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने मटर पर अपने प्रयोग किए थे। और सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और भी आता है कभी कभी कि जीन कहाँ अवस्थित होते हैं, तो इसका आंसर बनता है गुणसूत्रों में। ठीक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, आपको पता ही है कि बॉडी में ऑक्सीजन का कैरी करता है हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो यह किसका यौगिक है दोस्तों? तो यह प्रोटीन का यौगिक है, ये प्रोटीन से बनता है। और हीमोग्लोबिन में क्या मिलता है? तो लोहा मिलता है। ठीक है। तो Fe मिलता है हीमोग्लोबिन में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा
और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ये तो आपका कर्तव्य है, जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।